तो कैसे हैं आप? आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, आप लोग के भारी डिमांड पर हम लेकर आए हैं क्लास 12 के अध्याय 3 जनन स्वास्थ्य की नोट्स। दोस्तों, आज हम आपको जनन स्वास्थ्य के बारे में बताएंगे तथा इसमें जो NCERT बेस पर दोस्तों ये है नोट्स। और दोस्तों, हमने पिछले 2 अध्याय की नोट्स मतलब जो पहले और दूसरे चैप्टर की नोट्स इस अपने चैनल पर अपलोड किए, जाके आप लोग दोस्तों वो वाली वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम अध्याय 3 जनन स्वास्थ्य की नोट्स आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए दोस्तों शुरू करें। दोस्तों, अब पहले इसमें हेडिंग है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य मतलब चैप्टर का नाम ही, और पहली हेडिंग जनन स्वास्थ्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य से तात्पर्य जनन के सभी पहलुओं के साथ साथ शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, व्यवहारगत व सामाजिक आदि की पूर्ण सकुशलता की स्थिति ही जनन स्वास्थ्य कहलाती है, जनन स्वास्थ्य है। ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों जनन स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं देखते हैं। अगली हेडिंग है जनन स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं। इसमें समस्याएं, पहली समस्या है जनसंख्या बढ़ोतरी। दूसरा यौन संबंधित अपराध, बाल विवाह और यौन शोषण, कम उम्र में बार बार गर्भधारण, कन्या भ्रूण हत्या, गर्भ निरोधक, जन्म नियंत्रण उपायों विषयक जानकारी का अभाव, गर्भाशय काल में मां को पोषण पदार्थों की कमी, जनन संबंधी शिक्षा की कमी, प्रसवोत्तर देखभाल की कमी। ठीक है दोस्तों, ये सब जनन स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं। अब दोस्तों देखते हैं जनन स्वास्थ्य संबंधित कार्य नीतियाँ। अब इसमें क्या क्या कार्य नीतियाँ की गई। पहला है परिवार योजना, फिर जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, फिर यौन शिक्षा, विवाह योग्य आयु, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, फिर शहरी परिवार कल्याण योजना, फिर व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम। अब दोस्तों अगली हेडिंग है हमारी जनसंख्या विस्फोट। अब दोस्तों अगली मतलब हमारी ये हेडिंग है जनसंख्या विस्फोट। आइए दोस्तों इसके बारे में देखते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या सन 1900 में लगभग 2 अरब थी, जो अब 2000 मतलब सन 2000, जो अब सन 2000 में 6 अरब तक तेजी से बढ़कर 2024 में 8 अरब से अधिक हो गई। 1900 में 2 अरब, फिर 2000 में मतलब 24 साल पहले ये 6 अरब, अब 2024 में आज के समय दोस्तों ये 8 अरब से अधिक हो गई। इतनी तेज जनसंख्या बढ़ी है। आप लोग देख लीजिए कितनी तेज जनसंख्या बढ़ी है। अपना देश भी इस जनसंख्या वृद्धि में बराबर का भागीदार रहा है। स्वतंत्रता के समय 35 करोड़ की आबादी वाला भारत अब 2000 में 1 अरब से ऊपर पहुंचा, और फिर केवल 10 वर्षों में अर्थात 2011 में 1 अरब 21 करोड़ से भी ऊपर, और अब 2021 में 1 अरब 40 करोड़ से भी ऊपर पहुंच गया। दोस्तों यहाँ पे ये रहेगा पहुंच गया, तो पेन नहीं चल रही है, ये पहुंच गया। ठीक है दोस्तों। आज विश्व का प्रत्येक छठा व्यक्ति भारतीय है। आज विश्व का प्रत्येक छठा व्यक्ति कौन सा है? भारतीय है। अल्प समयावधि में जनसंख्या में हुई तीव्र वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अब जनसंख्या विस्फोट के कारण देखते हैं। जनसंख्या विस्फोट के निम्नलिखित कारण हैं। मृत्यु दर में निरंतर कमी। ठीक है दोस्तों। पहला कारण अधिकतम चिकित्सा सेवाओं के फलस्वरूप विभिन्न रोगों, अकाल, महामारी, कुपोषण, भूखमरी से अब मृत्यु दर में कमी आई है। दूसरा है दोस्तों खाद्यान्नों की प्रचुरता। आधुनिक युग में खाद्यान्नों की कमी से कोई नहीं मरता। खाद्यान्नों की कमी नहीं है और भूख से कोई नहीं मरता। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों अगली हेडिंग है हमारी उल्बवेधन। ये उल्बवेधन क्या दोस्तों देखते हैं। उल्बवेधन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भ्रूण के चारों तरफ उपस्थित एमनियोटिक द्रव का कुछ भाग बाहर निकालकर उसमें उपस्थित गुणसूत्रों के अध्ययन से भ्रूण के स्थित उम्र, आनुवंशिक संरचना व लिंग आदि की जानकारी प्राप्त की जाती है। यह परीक्षण प्राय गर्भकाल के 16वें व 18वें सप्ताह में किया जाता है। इस जांच प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य होने वाली संतान में कमी, किसी भी संभावित विकलांग अथवा विकार का पता लगाना है। ये मतलब कब होता है? जब 16वें से 18वें सप्ताह
में किया जाता है। इस जांच प्रक्रिया में का प्रमुख उद्देश्य होने वाली संतान में किसी भी संभावित विकलांगता अथवा विकार का पता लगाना है, जिसमें माता को गर्भपात कराने का आधार मिल सके किंतु आजकल इस तकनीक का दुरुपयोग भ्रूण लिंग ज्ञात करने में मादा भ्रूण हत्या के लिए हो रहा है। इसके फलस्वरूप हमारे देश का लिंगानुपात असंतुलित हो जा रहा है, इसलिए इस तकनीक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है ना दोस्तों, ये पहले किया जाता था, अब नहीं दोस्तों, अब तो इसका गलत उपयोग होता है। अब दोस्तों गर्भ निरोधक या जन्म नियंत्रण उपाय देखते हैं। गर्भ निरोधक जनसंख्या को सीमित रखने के लिए विभिन्न प्रकार के परिवार नियोजन उपायों का प्रयोग किया जाता है। एक आदर्श गर्भ निरोधक में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। कौन कौन से दोस्तों गर्भ निरोधक में गुण होने चाहिए? यह आसानी से उपलब्ध होने वाला होना चाहिए। यह प्रयोग में सहज अर्थात होना चाहिए। यूजर्स फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, मतलब ये सहज अच्छा हो जो गर्भ निरोधक है। अच्छा गर्भ निरोधक पूर्ण रूपेण कारगर होना चाहिए कि नहीं, मतलब ये कारगर ही नहीं है तो इसका मतलब ही क्या होगा। और चौथा पॉइंट, इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं होने चाहिए, अगर हो भी तब वह नगण्य होने चाहिए। और पांचवा पॉइंट, यह उपयोगकर्ता की यौनेच्छा अथवा यौन क्रिया में बाधक नहीं होना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, ये रहे आपके इसमें 5 पॉइंट। अब दोस्तों अगली हेडिंग है गर्भपात का चिकित्सीय समापन। दोस्तों देखेंगे गर्भपात का चिकित्सीय समापन क्या। गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को सगर्भता का चिकित्सीय समापन कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, इस स्वैच्छिक गर्भपात को प्रेरित गर्भपात भी कहते हैं। एमटीपी निम्न कारणों से अपनाई जाती है। मतलब एमटीपी का मतलब यही होता है, चिकित्सीय समापन कहते हैं। मतलब सगर्भत का चिकित्सीय समापन एमटीपी कहते हैं, चाहे आप यहाँ भी देख सकते हैं। सगर्भत का चिकित्सीय समापन निम्न कारणों से अपनाई जाती है। अब दोस्तों इसमें देखते हैं कौन कौन से कैसे अपनाई जाती है। पहला पॉइंट है अनचाहा गर्भधारण, असुरक्षित संभोग या संभोग के समय प्रयोग किए जाने वाले निरोधकों की असफलता अनचाही गर्भपात को जन्म दे देती है। ठीक है दोस्तों, ये रहा पहला। दूसरा, बलात्कार के कारण पैदा हुई अवांछित गर्भपात को समाप्त करने हेतु। तीसरा पॉइंट है भ्रूण में कोई रोग या भ्रूण का कोई अंग विकसित ना हो तो गर्भपात का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये इम्पोर्टेंट बात है, भारत में एमटीपी एक्ट सन 1971 में लागू हुआ। गर्भपात के 28वें सप्ताह में पहले या जीवनक्षम होने से पहले भ्रूण का स्वतः गिर जाना भ्रूण की हानि, अकाल प्रसव या मिसकैरेज कहलाता है। तकनीकी रूप से इसे स्वतः गर्भपात कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यौन संचारित रोग देखते हैं। यौन संचारित रोग, इन्हें रतिश रोग या जनन मार्ग संक्रमण भी कहा जाता है। वास्तव में लैंगिक संपर्क से संचरित होने वाले रोग यौन संचारित रोग कहलाते हैं। यौन संचारित रोगों के सामान्य लक्षण जनांगों से तरल का स्राव, खुजली, थोड़ा दर्द, सूजन आदि है। ये दोस्तों एग्जाम्पल है विषाणुजन्य हेपेटाइटिस बी और दूसरा जेनाइटल हर्पीज, जेनाइटल वार्ड्स और एड्स। और जीवाणुजन्य में कौन कौन से हैं? सिफिलिस, गोनोरिया और कवकजन्य में कैंडिडाइसिस। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बांझता या बांझपन, ये क्या है दोस्तों देखते हैं। जो कहते हैं नहीं बांझ है ये वो, तो ये क्या, विश्व में अनेक दंपति अपना बच्चा पैदा नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे दोस्तों है लिख दीजिए या नहीं कर पाते, अपनी संतान के सुख से वंचित रहते हैं, इसे बांझता या बांझपन कहते हैं। जिसको जो बच्चा नहीं कर पाता है उसी को दोस्तों कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, उसी को बांझता या बांझपन कहते हैं। बांझता या बांझपन स्त्री या पुरुष किसी
में भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि स्त्री में ही हो, और ये ज़रूरी भी नहीं कि पुरुष में, मतलब किसी में भी हो सकता है। अब पुरुषों में बांझपन के कारण कौन कौन से? वीर्य में शुक्राणु की संख्या का कम होना, ये पहला कारण है। शुक्राणुओं में गतिशीलता का कम होना, ये दूसरा कौन? और तीसरा, वीर्य में जीवित शुक्राणुओं की संख्या में कमी अथवा शुक्राणुओं का क्षीण होना। चौथा पॉइंट है, पुरुषों में शुक्राणु वाहिकाओं का बंद होना। लैंगिक कमजोरी के कारण मैथुन की अक्षमता का होना। ठीक है दोस्तों। अब स्त्रियों में बांझपन के कौन कौन से कारण हैं? अनियमित अंडोत्सर्ग स्त्रियों में बंधता का प्रमुख कारण है। जननपथ में अवरोध होना, अंडाशयों में अंडजनन का ठीक से ना होना, गर्भपात में संक्रमण का होना, फैलोपियन नलिकाओं में संरचनात्मक त्रुटि होना और योनि में संक्रमण होना। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका, ये बस इतना है दोस्तों। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।